वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड क्लियर कर लिया है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। और इससे पहले कि हमने याद रखा 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप डेली क्लासेस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता है। चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, वो रहेगा 46 नंबर। इसमें आपको पूछा गया है सेब, तो सेब को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गणेश किस फल वृक्ष की उन्नतशील वेराइटी है। अब यहाँ पर याद रखिएगा गणेश से काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो ये होती है अनार की होती है, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आपके सिलेबस में है गणेश किसकी वेराइटी होती है, अनार की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मान लीजिए कि ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन सबसे पहले तो याद रखिए ये किसका चिंताजनक डिसऑर्डर होता है। अब डिसऑर्डर का मतलब होता है क्या है, ये सबसे पहले आप समझिए फिजिकल डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम दैहिक व्याधि। क्या? दैहिक व्याधि हम जिसे बोलते हैं फिजिकल डिसऑर्डर। तो ग्रेनुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है सिट्रस फलों का होता है। लेकिन अब इसमें होता है क्या है सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा जो ग्रेनुलेशन जो फॉर्म होती है, जो ग्रेनुलेशन होता है, जिसे आप याद रखिए दानेनुमा संरचना ऐसे लिख सकते हो। आप अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लीजिए दानेनुमा संरचना। ठीक है, तो दानेनुमा संरचना मतलब जो सिट्रस फल है, जैसे कि मान लीजिए नींबू ही है, तो उस पर क्या होता है, याद रखिए उसके अंदर है जो पल्प होता है, जो उसका गुदा होता है या फिर जो भी रस का मटेरियल होता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है हल्की हल्की गांठनुमा संरचना बन जाती है। क्या हो जाती है? हल्की हल्की गांठनुमा संरचना बन जाती है। और इसी अवस्था को ही क्या बोला जाता है? ग्रेन्युलेशन बोला जाता है। याद रहेगा कि ग्रेनुलेशन किसे बोला जाता है? गांठनुमा जो संरचना होती है, इसी को हम ग्रेनुलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे गमोसिस, सिट्रस फलों में गमोसिस। अब याद रखिएगा गमोसिस से याद रखना, गमोसिस जो प्रॉब्लम होती है ये तो होती है सिट्रस फलों की। किससे होती है? कवक से होती है, सॉरी माइकोप्लाज्मा से होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझिए कि जो गमोसिस होता है इसमें होता क्या है सर जी, जैसे कि हमने ग्रेनुलेशन में जाना कि जो फलों के अंदर है वो दानेनुमा संरचना बन जाती है, तो इसी टाइप में याद रखिएगा कि जो गमोसिस होती है सिट्रस फलों की, इसमें क्या होता है? गम। कैसे याद रखोगे? गमोसिस मतलब गम। अब गम क्या होती है? गोंद जैसा पदार्थ। गम, गम तो नाम तो सुना है, गोंद जैसा पदार्थ। तो याद रखिएगा कि जो गमोसिस प्रॉब्लम होती है सिट्रस फलों की, तो इससे क्या होता है, याद रखिएगा फलों पर गोंद जैसी क्या हो जाता है? स्राव निकलने लगता है। मतलब इससे जब अटैक होता है तो क्या होता है? गोंद जैसा पदार्थ स्रावित होने लगता है। तो याद रखिएगा ये एक मुख्य लक्षण है, मुख्य करेक्टर है इसकी पहचान करने का। चलिए आपको याद हो चुका है कि गमोसिस जो प्रॉब्लम होती है ये होती है माइकोप्लाज्मा से, और जो ग्रेनुलेशन होती है याद रखिए ये होती है सिट्रस फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कटहल, जिसे हम जैक फ्रूट भी बोलते हैं। कटहल को हम क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। ठीक है, तो जैक फ्रूट यहाँ पर बोला जाता है। तो इसमें याद रखिएगा जो प्रवर्धन किया जाता है वो किससे किया जाता है? बीज से किया जाता है। इसमें तो आपको कोई ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। कटहल में याद रखिएगा वो किया जाता है बीज के द्वारा किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ आड़ू का उत्पत्ति स्थान, तो इसे आप याद रख भी सकते हो, आप जनरल नॉलेज के लिए। आड़ू का जो उत्पत्ति स्थान है वो चीन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत के किन राज्यों में आम का क्षेत्रफल और उत्पादन, आम का क्षेत्रफल और उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ आम का क्षेत्रफल या उत्पादन, तो आम आपका काफ़ी मेजर याद रखिएगा क्रॉप है। आपका जो फल सब्जी है याद रखिएगा फल सबसे मेजर है, और इससे क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है। तो याद रखिए जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी जो आपकी मेजर क्रॉप है, जैसे कि मैं बात करूँ फसलों में तो धान हुआ, आपका ज्वार हुआ, धान हुआ, गेहूँ हुआ, जौ हुआ, तो ये क्या है? आपकी मेजर फसल है। मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, तो इनसे आपके याद रखिए क्वेश्चन बनते हैं और इनसे ही आपको पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक दृष्टि से फलों की, तो फलों में आप ले सकते हो जैसे कि आम हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, अंगूर हुआ। ठीक है, ये 4 आपकी मेजर फसल है। अनार हुआ, ये 5 आपकी मेजर है जिनसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो मेजर है उनको तो आपको विशेष तौर पर डीपली से डीपली आपको पढ़ना है। बाकी को आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको मेजर क्रॉप पर ही फोकस करना है और उनको भी डीपली से डीपली, मतलब जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने बना लीजिए और उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो उनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको ये एक स्ट्रेटेजी भी आप मान लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है, तो ऐसे आप पढ़िए कि जो भी आपकी मेजर क्रॉप है उनको ज़्यादा डीपली पढ़ लिए और थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ लिए। ठीक
ठीक है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेबस हो जाएगा। 2 महीने का सिलेबस आपका है, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है, 2 महीने काफ़ी होते हैं, काफ़ी आपके पास टाइम है अभी, आप कर सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, मतलब आप 6 घंटे पढ़ते थे तो अब आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। अगर आप पहले 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आम के क्षेत्रफल या उत्पादन, तो ये होता है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का जो फल वानस्पति रूप होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है एग्रीगेट फल होता है। एग्रीगेट फल कौन सा होता है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किससे किया जाता है, रनर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। पैराडॉक्स है, किसका मूल वृंत होता है, याद रखिए अखरोट का होता है, आप इसे याद रख भी सकते हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में उष्ण और उपोष्ण जलवायु के पौधे रोपने की उपयुक्त समयावधि कौन सी होती है, तो वो होती है, याद रखिए, जुलाई से अगस्त। मतलब याद रखिए जितने भी आपके फल है उनका रोपने का समय है वो लगभग जुलाई से अगस्त के मध्य ही माना जाएगा, जो वर्षाकालीन टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि स्टैनली बर्नोसा किसकी वैरायटी है, आलू बुखारा की है। इस क्वेश्चन का आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्री पीजी या फिर पीएचडी जैसे या फिर डब्ल्यूओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का मैं आपको स्पेशली तौर पर बता रहा हूँ कि इसे आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके नहीं है सिलेबस में, तो उनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनको यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, है ये याद रखिएगा चीकू की वेराइटी, लेकिन ये आपको पूछी जा सकती है, क्यों, क्योंकि याद रखिए कॉमन सीरीज है, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। क्रिकेट बॉल, वाराणसी, काली पट्टी और ओवल, ये किसकी वेराइटी होती है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है याद रखिए वो होती है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल जो वेराइटी होती है ये किसकी होती है, चीकू की होती है, सपोटा की होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया है उत्तर भारत के मुख्य नींबू वर्गीय का मूल वृंत कौन सा होता है, तो वो होता है सिट्रस सांबेरी होता है। ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना ही होगा क्योंकि नींबू वर्ग से संबंधित है जो मूल वृंत होता है। अब मूल वृंत एक होता है सांकुर, दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक होता है सांकुर, एक होता है मूल वृंत। एक सांकुर होता है, एक होता है मूल वृंत। तो आपने देखी होगा, याद रखिएगा मूल वृंत, तो मूल वृंत याद रखिएगा जड़ वाला हिस्सा होता है। मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, हम तैयार कर रहे हैं उसे बडिंग, तो इसमें क्या होता है, जो जड़ वाला हिस्सा होता है जहाँ पर जड़ें निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं नीचे वाला हिस्सा। क्या बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा, मतलब ये जो वाला हिस्सा होता है तने वाला, इसी को हम बोलते हैं मूल वृंत। लेकिन अगर हम बात करेंगे याद रखिएगा सांकुर, तो सांकुर का मतलब होता है इस पर जो शाखाएँ निकलती है, ठीक है, जिस पर शाखाएँ निकलती है, ऊपर वाला हिस्सा जिस पर शाखाएँ निकलती है वहाँ पर सांकुर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पौधे का निचला वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मूल वृंत कहलाता है। पौधे का निचला वाला हिस्सा मूल वृंत कहलाता है और पौधे का ऊपर वाला हिस्सा सांकुर कहलाता है। मतलब याद रखिएगा जो कलिकाएं की अवस्था है तो उसमें नीचे वाला हिस्सा मूल वृंत और ऊपर वाला हिस्सा सांकुर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया कि एक बीजीय पत्रीय नहीं है, मतलब द्विबीजपत्री पत्री कौन सा होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि केला और पपीता, केला और पपीता, आम और अनानास। तो यहाँ पर याद रखिए एक बीजपत्रीय कौन सा नहीं है, मतलब पपीता क्या हो जाता है, द्विबीजपत्री हो जाता है। बाकी जितने भी जैसे कि अनानास आप ले लीजिए, आम ले लीजिए, केला ले लीजिए, तो ये सभी क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि याद रखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और आपको याद रखिए कैसे याद रखना है कि एक बीजीय पत्रीय जो फल है वो कौन कौन से होते हैं, आम और केला और आम होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक बीजीय पत्रीय जो फल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, केला और आम होता है, याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, आपका डाटा से संबंधित क्वेश्चन है। डाटा आपको सभी के याद रखने ही होंगे क्योंकि अब आप याद कर लीजिए, जो भी डाटा है उसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और लगभग आपका जो डाटा पूछा जाएगा वो 18 से 19 का भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा आप जो डाटा पढ़े वो अगर आपकी 18-19 का जो डाटा है वो पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि याद रखिए जब भी आपकी एग्ज़ाम होती है उससे 1 या 2 साल के पहले का डाटा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें दे रखा है ये, तो इसे आप क्लियर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी का रिसेंटली तो आपको याद करना ही होगा, इसके अलावा याद रखिए 18-19 का भी आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है क्योंकि वो आपको डाटा भी पूछा एग्ज़ाम में जा सकता है।
ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है फल उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो ये होता है 6.98 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पपीता फल वृक्ष की कौन सी किस्में गाइनोडायोसियस होती है, तो याद रखिएगा कुरघा निड्यू, पूसा डेलिएसिस, पूसा मैजेस्टी, ये सभी क्या होती है गाइनोडायोसियस होती है। अब याद रखिएगा गाइनोडायोसिस का मतलब क्या होता है कि वे पौधे जिनमें या तो मादा लगेगा, मादा पुष्प आएंगे, या फिर मादा प्लस उभयलिंगी, मादा प्लस उभयलिंगी, मादा या मादा उभयलिंगी पुष्प लगेंगे, उसी को बोला जाता है गाइनोडायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा जो फल का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में ही होता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप इरीगेशन का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ड्रिप इरीगेशन का सबसे ज़्यादा प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सेब के फलों का हल्का लाल रंग किसके कारण होता है, मतलब सेब का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये आपको कल भी बताया था या फिर सुबह की क्लास में आपको बताया था कि याद रखिए अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो एंथोसाइनिन आप ठोक दीजिए, मतलब तुक्का लगा दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि जो टमाटर है उसका लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता है तो आप एंथोसाइनिन यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जिसे आप बोल सकते हो कोरोना प्रदेश, क्योंकि कोरोना वहीं से फैला है। तो चीन तो आपके दिमाग में सेट होगा पहले से ही, तो चीन याद रखिएगा फल और सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा याद रखिए आपकी एक लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिन्हें उनको पता अभी तक भी नहीं है। तो याद रखिए आपकी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसका लेटेस्ट अपडेट है कि आपकी जो पोस्ट है टोटल 2254 हो चुकी है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। पोस्ट याद रखिए आज तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो याद रखिए अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है तो कर लेना भाई, इसके बाद में आपका 2 से 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो 2254 है, काफ़ी पोस्ट है, आपको बस तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा याद रखिए यहाँ पर जो कंपटीशन है पिछले सालों से तो ज़्यादा ही रहेगा। आप ये मत सोचना कि कोरोना है तो कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ज़्यादा ही कंपटीशन रहेगा क्योंकि सभी घर पर बैठे हैं, कुछ पढ़ भी रहे कुछ नहीं पढ़ भी रहे, ठीक है। दोनों तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी, कुछ पढ़ भी रहे कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाख फॉर्म है तो उनमें से क्या 20,000 भी नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा को हम हटा देते हैं, लेकिन 20,000 में भी अगर आप कंपटीशन करोगे तो वो भी काफ़ी हो जाता है। तो याद रखिएगा आपको बस केवल और केवल पढ़ाई करनी है। 2 महीने का आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपकी पोस्ट कितनी है? 2254 है। फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का तो आप फॉर्म डाल सकते हो। कब से कब तक सर जी ये बता दीजिए कि 8 से 22 तारीख तक, 8 से 22 तारीख तक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप करोगे कि सर जी क्या हमें फॉर्म दोबारा से भरना चाहिए? तो आपने अगर पहले भरा है तो आपको फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये चाहते हो कि सर जी हमने जो पहले फॉर्म भरा था उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हो, उसे आप संशोधन कर सकते हो, उसका आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको 300 रुपये का चालान अलग से पे करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए अगर आपके कोई करेक्शन नहीं है, मतलब कोई मिस्टेक अगर नहीं है पिछले जो फॉर्म में, तो आप कुछ भी छेड़खानी ना करें, कुछ भी छेड़खानी नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार छेड़खानी कर दी, अगर आपने कुछ एडिट कर दिया तो उसके बाद में आपको 300 रुपये का चालान कटना ही कटना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन ही हो गया। चलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। लेटेस्ट अपडेट आपको पता चल चुके हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाई जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है, ठीक है। तो डेली क्लासेस लीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप डेली क्लासेस लीजिए। प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर स्पेशल क्लासेस है उनको आप ले लीजिए। स्पेशल क्लासेस की एक और सीरीज़ आने वाली है जल्द ही, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।